हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अर्जुन गुप्ता सर और मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट जो कि 8 की तारीख को मॉर्निंग में हुआ था, शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशंस आपके सामने लेकर। राइट, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो आपके सामने क्वेश्चन है वो है, आप देख के समझ ही गए हैं, एरिया अंडर द कर्व्स का। और फटाफट से आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है और हमें कौन सा एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है। तो हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ द रीजन एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई, या आप बोल सकते हैं वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। और साथ ही साथ में y इज लेस देन इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज लेस देन इक्वल्स टू 7। दोनों पैराबोलाज हैं बच्चों। y ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का मतलब y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पैराबोला विल बी समथिंग लाइक दिस, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला ओरिजिन पे टच करके, और उसमें y कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट से ज्यादा होना चाहिए, मतलब इनसाइड दिस, राइट, इसके अंदर वाला। अब y इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर अगर आप बनाएंगे तो वो पैराबोला विल बी समथिंग लाइक दिस पॉइंट विल बी 0,8, ठीक। एंड y इज इक्वल टू 7 वाली लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो y इक्वल टू 7 वाली लाइन कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। अब अगर अपन ये वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहते हैं इसके साथ, तो y को अगर आप 7 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा दैट इज 1, और ये वाला जो x कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा दैट इज -1। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा था, करेक्ट। अच्छा, वी ऑल्सो नीड टू फाइंड दिस, सो उसके लिए हमें इन दोनों को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू 8, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इज प्लस माइनस 2। सो करस्पॉन्डिंग टू दिस x, ये इंटरसेक्शन, ये x2 हो जाएगा, और बच्चों ये पीछे वाला x हो जाएगा -2। और क्योंकि y लेस देन इक्वल टू 7 है, तो जो एरिया हमसे पूछा जा रहा है, आई थिंक वो आपके समझ में आ जा रहा है। y 7 से नीचे, 8 माइनस एक्स स्क्वायर कर्वेचर के अंदर, और x स्क्वायर वाले इसके अंदर। तो आई थिंक this is the area that you have to find, this one, this one, this one, no, not this one, ये वाला नहीं आएगा, ठीक है क्या? क्लियर, समझ में आ गया? तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, ये देखिए, ये कौन सी लाइन थी, ये 7 वाली लाइन थी। अगर अपन चाहे तो अपन अपर का माइनस लोअर का करके सीधा सीधा कर सकते हैं। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1, upper curve is 7 and the lower curve is x square, तो 7 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये तो 0 से 1 तक हो गया, प्लस इंटीग्रल 1 से लेके 2 तक, ये देखिए 1 से लेके 2 तक ये एरिया निकालना है, तो द अपर कर्व इज 8 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द लोअर कर्व इज एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ सिंपली सिर्फ आपको इंटीग्रेशन करना है, प्रॉपर इंटीग्रेशन करके आपको लिमिट्स डालनी है, एंड यू कैलकुलेट इट एंड यू विल गेट द आंसर 20। ये देखिए कैलकुलेशन कर रखी है हम लोगों ने, जैसे कि मैंने बताया ये पॉइंट था 1,7 -1,7 2n -2, जो एरिया मैंने आपको बताया ये वही लिखा हुआ है, कैलकुलेट कर रखा है। फाइनल आंसर जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 20, राइट। तो मैं मानूंगा कि ये मीडियम लेवल मान सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है, बट ये डूएबल क्वेश्चन है, बिल्कुल ये अपन अटेम्प्ट करके टेस्ट टाइम पे कर सकते थे, राइट। ओके, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब आपके सामने, ध्यान से देखिए, मैट्रिसेस का है, और ये जो क्वेश्चन है ये पहले एडवांस में भी जो है पूछा जा चुका है, सेम वही पैटर्न का। इनफैक्ट मेरे को डेटा भी जो है वो एग्जैक्टली सेम ही लग रहा है, या ऑलमोस्ट सेम होगा। P एक 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, A मैट्रिक्स दिया हुआ है, और बोला है Q जो मैट्रिक्स है दैट इज इक्वल टू PA इंटू P ट्रांसपोज, और P इंटू P ट्रांसपोज इंटू क्यू की पार्ट 2007 इंटू P, अगर ABCD है तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करनी है, राइट। अच्छा, तो देखो बच्चों, अब यहां पर इतनी हाई पावर आपको दिख रही है, P ट्रांसपोज हाई पावर मतलब Q की पावर में 2007 है, तो यार ऐसा तो होगा नहीं कि जो Q मैट्रिक्स है, ये जो लिखा हुआ है P ट्रांसपोज को आपको बार बार मल्टीप्लाई करना होगा इतनी बार। इस टाइप के जितनी इतनी ज़्यादा पावर्स आती हैं उनमें जनरली एक सीरीज या एक पैटर्न जो है वो हमें देखना होता है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो P ट्रांसपोज है और Q जो हमें दे रखा है मैट्रिक्स P इंटू A इंटू P ट्रांसपोज, वो मैं मल्टीप्लाई करूं, और ये मैं मल्टीप्लाई करूंगा टोटल कितनी बार, 2007 टाइम्स,
टोटल 2007 टाइम्स पी ए इंटू पी ट्रांसपोज इंटू पी, राइट। अब हम मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी जानते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर ये पूरा मल्टीप्लिकेशन की बजाय मैं पी ट्रांसपोज इंटू पी को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मैंने पी ट्रांसपोज इंटू पी एसोसिएट कर लिया, यहाँ पर ए रह जाएगा, समझ में आ रहा है, ये ए। ऐसी इन दोनों का ये जो पी ट्रांसपोज इंटू पी है, इन दोनों को एसोसिएट कर लिया, और ये जो इस टाइप का पैटर्न है ये सब जगह यहाँ पर एसोसिएट होते जाएंगे पी ट्रांसपोज इंटू पी। सिमिलरली ये यहाँ पर एक ए बचेगा एंड लास्ट में ऐसी ए और फाइनली पी ट्रांसपोज इंटू पी बचेगा। तो मतलब मेरा एम क्या है, मेरा एम यह है कि मैं करेक्टली सबसे पहले पी ट्रांसपोज इंटू पी मैट्रिक्स क्या है वो कैलकुलेट कर लूँ। तो आप ये कैलकुलेट करके देखें, पी ट्रांसपोज आप जानते ही हैं, इंटू पी रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बहुत ही फटाफट से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनकर आ जाएगा। क्या बनकर आ जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब जहां जहां पी ट्रांसपोज इंटू पी लिखा है मैं वो आई से अगर रिप्लेस कर दूं, यहां पर सब जगह आई से रिप्लेस कर दूं, तो नाउ आई नो दैट इफ आई मल्टीप्लाई दिस ए मैट्रिक्स विद एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम उसके ऑर्डर सेम ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा ए आ जाएगा, ऐसे ही इन दोनों का प्रोडक्ट भी ए आ जाएगा एंड लास्ट तक ऐसे चलते चलते सिर्फ ए मैट्रिक्स ही रेगुलरली मल्टीप्लाई होते जाएंगे। और ये ए जो था ये कितनी बार आ रहा था बच्चों? क्योंकि ए था क्यू में और क्यू की पावर 2007 थी, तो इसका मतलब दिस इज नथिंग बट ए रेज टू द पावर 2007। तो अब हमें पता चल गया कि जो भी ये हमें फाइंड करना था दिस मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू ए बी सी डी यहाँ पर ऑर्डर में जैसे लिखी गई है, तो उसके लिए मुझे ए रेज टू द पावर 2007 मैट्रिक्स क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप ही करूंगा। जब आप ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, ए इंटू ए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 0 और यहाँ 1 आ जाएगा। सिर्फ इतना सा चेंज होगा कि ये वाली जो एंट्री है ए स्क्वायर में वो 2 हो जाएगी। फुल प्रूफ होने के लिए कि क्या जो हम सोच रहे हैं, यहाँ पर माइंड में एक थॉट तो आ ही जाता है कि यार क्या यहाँ 2 आया तो क्या ए क्यू में 3 आएगा, तो एक बार ए स्क्वायर को फिर ए से मल्टीप्लाई करिएगा तो हाँ ऐसा ही आएगा 1 3 0 1। तो अब मैं इस पैटर्न के थ्रू बोल सकता हूँ कि जब मैं ए की पावर 2007 करूंगा तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2007 हो जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ 1। और अब मैं डायरेक्टली कंपेयर करके ए बी सी डी की जो है वैल्यूज लिख लूंगा। A1 B is 2007, C is 0 एंड D is 1। इस डेटा में ए बी इस एक्सप्रेशन में डेटा रखूंगा और वैल्यू सॉल्व कर लूंगा और आपका सही आंसर आ जाएगा 2005। ओके बच्चों, ओके सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग, जेई मेंस टॉपिक्स। इस टॉपिक के भी मेंस के पेपर में, हर पेपर में ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन होता ही होता है रीजनिंग का। स्टूडेंट्स को हम बोलते ही हैं इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करिए। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, या तो आप ट्रूथ टेबल से या आप फॉर्मूले से या वेन डायग्राम से इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, एंड यू नो दैट इट्स एन इफ देन स्टेटमेंट। इम्प्लीकेशन P implies Q इज सेम एज नेगेशन ऑफ P और Q, करेक्ट। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बच्चों? आई कैन राइट इट एज नेगेशन ऑफ P और Q implies नेगेशन ऑफ Q, करेक्ट। और इसको भी अगर मुझे लिखना है, ये एक बार फिर इम्प्लीकेशन है तो इसका नेगेशन हो जाएगा विच विल बिकम P एंड नेगेशन ऑफ Q और विद नेगेशन ऑफ Q और P, करेक्ट। और इस पूरे का फाइनली मुझसे पूछा गया है नेगेशन क्या होगा, तो इसका भी नेगेशन कर लेते हैं। लेट्स ये A स्टेटमेंट है और ये B स्टेटमेंट है, ठीक है बच्चों। अब आपको इस पूरे स्टेटमेंट का नेगेशन करना है, A और B का नेगेशन करना है, तो इट विल बी नेगेशन ऑफ B, नेगेशन ऑफ A एंड नेगेशन ऑफ B, ठीक है। इसका नेगेशन कितना होगा बच्चों? इसका नेगेशन हो जाएगा नेगेशन ऑफ P और Q, और इसका एंड मतलब इंटरसेक्शन लेना है इसके नेगेशन के साथ, विच विल बी Q एंड नेगेशन ऑफ P, करेक्ट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये नेगेशन ऑफ P और Q लिखा है, या नेगेशन ऑफ P और यहाँ पे Q लिखा है। यहाँ एंड है और यहाँ यूनियन है। भाई एंड मतलब इंटरसेक्शन और ये मतलब यूनियन हो गया। तो एक तरीके से दो सेट का इंटरसेक्शन लिया गया है और दो सेट का यूनियन लिया गया है और उनका इंटरसेक्शन लेना है। तो वेन डायग्राम से हम समझते हैं भाई इंटरसेक्शन वाला पोर्शन तो ये हो गया और यूनियन वाला पोर्शन दिस प्लस दिस हो जाता है, और इनका भी कॉमन, एंड मतलब इंटरसेक्शन लेना है तो इंटरसेक्शन कॉमन, यही वाला आंसर आएगा। तो दैट मीन्स दिस विल बी Q एंड नेगेशन ऑफ P, दैट विल बी योर फाइनल आंसर
Q and negation of P is written in option number 4. So fourth option will be the correct answer. Okay. Okay students, the next question now, it's of straight lines. और straight lines के basic concepts से ये बिल्कुल एक question दिया था इस बार, और बिल्कुल ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत फास्ट इस क्वेश्चन को कर पाएंगे. बोला गया है कि जो सी पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा इज द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल. एक ट्राइंगल का सर्कम सेंटर है, एंड सर्कम सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स. ये हम जानते हैं. और अगर ये स्पेशल ट्राइंगल हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ, तो सेंट्रोइड बेसिकली जो सारे स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर सब सेम हो जाएंगे. और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, बाई चांस मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, तो जो हाइपोटेन्यूज होती है उसका मिड पॉइंट सर्कम सेंटर होता है. तो अगर आप लाइंस को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये जो पहली वाली लाइन है इसकी जो स्लोप है, द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -4/3, और ये जो दूसरी लाइन यहाँ पर लिखी है इसकी स्लोप अगर आप फाइंड करेंगे तो इट विल बी 3/4, m1 एंड m2. सो यू कैन से दैट दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर लाइन्स. बस ये तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया. अगर दो लाइन्स ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है मतलब इट विल बी अ कन्फर्म राइट एंगल ट्राइंगल. 4x plus 3y is equals to 69, and this is 4y minus 3x is equals to 17, and the third line is x plus 7y is equals to 61. And now you have to find the circumcenter. So we know that circumcenter C ये जो दिया है it will be the midpoint of the hypotenuse. Let's say this is A point and this is B point. Now what you have to do, you just have to simplify these two lines simultaneously to get the coordinates of A, and these two lines simultaneously to get the coordinates of B. और जैसे ही A और B के coordinates आएंगे you have to find its midpoint, right? देखते हैं. आइए ये देखिए सेम वही अपने यहाँ पे सोल्यूशन में हमने भी किया है. यहाँ पर ए पॉइंट और बी पॉइंट जैसे मैंने आपको बोला ये फाइंड करना है, तो हमने पहले दो लाइंस जो थी उनको सिंप्लीफाई कर लिया, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए. ऐसे ही इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके हमने बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए. तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास रेस्पेक्टिवली 12,7, 5,8 आता है, और इनका हमने फाइंड कर लिया बच्चों मिड पॉइंट. तो जो सर्कम सेंटर है इट कम्स आउट टू बी 17/2, 15/2. Now the question has asked to find the value of this alpha minus beta whole square plus alpha plus beta. You just have to substitute the values of alpha and beta. 17/2 minus 15/2 and 17/2 plus 15/2 उधर whole square और इधर ऐड कर देंगे, and you will get the final answer as 17, and it was written in option number 4. So the correct answer of this question becomes option 4, and you can say that this is a medium level question. Again calculation के कारण medium बोल रहा हूँ. concept is very easy. अगर आप पढ़कर गए हैं सर्कम सेंटर के बारे में तो बहुत ही इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे. ओके ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने देखिए पूछा है. अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन. अल्फा बीटा गामा एक क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हमें दिए गए हैं. उसके अलावा कुछ डेटा दिया गया है कि बीटा इंटू गामा जो है, बीटा इंटू गामा प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज 1, and one of the roots alpha is equals to -1. बहुत बढ़िया. और आपसे वो जो एक्सप्रेशन है बी क्यू प्लस 2c³ माइनस कुछ कुछ करके जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, राइट? तो अगर अल्फा इक्वल्स टू -1 रूट ही है तो बेटा इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही. तो इसमें हमने अल्फा को -1 रख देते हैं. तो -1 माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन आएगी जिससे सी माइनस बी की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी. अच्छा सर, आप बोलेंगे बहुत बढ़िया, ये तो एक इक्वेशन तो सीधी आ गई. उसके अलावा आप देखिए दो रूट्स का प्रोडक्ट दे रखा है, तीसरा रूट तो पता ही है. तो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करूं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्यूबिक में जो होगा वो किसके बराबर होता है बेटा? -c/, तो इट विल बी -c. अल्फा इज -1 एंड बीटा इंटू गामा इज हाउ मच? 1 इज इक्वल्स टू -c. सो फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ c एज 1, एंड इफ द वैल्यू ऑफ c इज 1 यू कैन पुट इट हियर, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b एज 0. आप ये देखिए बी और सी की वैल्यूज तो आपके पास सीधी सीधी आ गई. बी और सी की वैल्यूज आपके पास सीधी सीधी, इन दोनों की वैल्यू तो आ गई. उनमें से अल्फा की वैल्यू भी पता है. अब बचा बाकी दोनों रूट्स को फाइंड करना. तो बी और सी पता है, तो अगर मैं इस क्यूबिक में रख दूं तो मेरे पास क्यूबिक बनेगी x³ + 1 = 0. और हम जानते हैं x³ + 1 = 0 के तीन रूट्स होंगे, -1, -ओमेगा एंड -ओमेगा². जैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, ये क्यूब रूट्स ऑफ माइनस यूनिटी हो गए. तो इट विल बी -1, -ओमेगा एंड -ओमेगा². दिस इज अल्फा given, let's say this is beta and this is gamma. Now what you have to do, you just have to substitute the values of b, c, alpha, beta, gamma here. B is 0, c is 1, so this becomes 2. Alpha cube -1, beta cube -omega cube, omega cube you know is 1, so -omega cube will be -1, and similarly -omega², वो तो क्यूब करते ही
ओमेगा की पावर जो भी 3 की पावर्स के मल्टीपल होते हैं वो 1 हो जाता है, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई. जस्ट पुट द वैल्यू एंड सिंप्लीफाइड एंड यू गेट द आंसर 19, राइट. दैट्स इट. यही मैंने आपको बताया, रूट्स आ जाते हैं, सिंप्लीफाई करके आंसर आपके पास आ जाता है ऑप्शन नंबर 3. ओके. ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं. सेट्स और पीएनसी से रिलेटेड मिक्स करके एक क्वेश्चन था. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत फास्ट ये हो जाना चाहिए सॉल्व. लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड बी 5 एंड 2 रेस्पेक्टिवली. ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 5 हैं, बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं. देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी. इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट्स होंगे, तो सबसे पहले तो ये बताइए कार्टेशियन प्रोडक्ट में खुद कितने एलिमेंट्स होंगे. कार्टेशियन प्रोडक्ट में होंगे n of a into n of b, that is 10 number of elements. अब इस सेट के कितने सबसेट्स होंगे जिनके अंदर एटलीस्ट 3 एंड एटमोस्ट 6 एलिमेंट्स होंगे. हम कितने सबसेट बना सकते हैं, उनमें कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 6 एलिमेंट्स होने चाहिए. तो कम से कम 3 मतलब 10 में से आप 3 चीजें कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं. आप 4 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम यू कैन सेलेक्ट इज 6. That's it. You have to just calculate the values of 10C3, 10C4, 10C5, 10C6. It will take hardly, you can say 1 minute. If you do the calculations correctly, you will directly reach till your answer. And the answer for this question was, हमने calculate किया, it was 792, written in option number 4. So that will be the correct answer. That's it. As easy as it can get. Okay. ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम. जैसा कि आपको पता है कुछ सालों से, मतलब 1-2 सालों से एलजेब्रा का पोर्शन बढ़ रहा है, जिसमें बीटी, एसएनपी और इस टाइप के जो चैप्टर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, ये क्वेश्चंस अच्छे से पूछते हैं. वेक्टर 3D भी काफ़ी ज़्यादा आता है. तो ये बाइनोमियल का था, और मुझे उम्मीद है अगर आपने बाइनोमियल पढ़ा है तो आपने ज़रूर इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी होगी. बड़ा कॉमन सा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है. कंसेप्ट इज़ वेरी सिंपल. क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन. एक बाइनोमियल के 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स जो हैं उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो आपको दिया हुआ है. तो आपको 4th टर्म जो होगी इसके एक्सपेंशन में, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो इसका मतलब बेसिकली n फाइंड करना है. n अगर हमारे पास आ गया तो हम सारे 4th टर्म या जो भी पूछेगा उसका कोफिशिएंट हम निकाल लेंगे. तो लेट्स से द 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स आर tr, tr plus 1 and tr plus 2, tr plus 2. So the coefficients of tr will be what? ncr minus 1, ncr and ncr plus 1. Now what you have to do, you have to make you have to take ratio of दो जो भी consecutive terms हैं. तो ncr upon ncr minus 1, it is given to be 5, and ncr plus 1 upon ncr का जो रेशियो है, it's given to be 20/5, that is 4. Now you have to simplify these two equations. दोनों के फॉर्मूले लगा के सॉल्व करना है. लेट्स से ये देखिए, ncr upon ncr minus 1 is 5. I hope you remember this formula also. ncr upon ncr minus 1 डायरेक्ट फॉर्मूला है, n minus r plus 1 upon r. तो ये 5 हो गया, और यहाँ पर क्योंकि r plus 1 है, राइट, तो इसी इक्वेशन में आप r को r plus 1 से रिप्लेस कर देंगे तो दूसरा वाला इक्वेशन आपके पास इसी तरह से बन जाएगी. सो वील गेट दीज 2 इक्वेशंस ऑन सॉल्विंग, and simultaneously solve करके you'll get n as 29 and r as 5. Now what you need is, you need the coefficient of the 4th term. So coefficient of the 4th term, that is t4 के लिए अब r को 3 रखना होगा, तो its coefficient will become 29c3. 29c3, just calculate it. 29 factorial upon 26 factorial into 3 factorial. solve करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 3654, which was written in option number 2. So the correct answer is 2. ठीक है, सिंपल है. कैलकुलेशन अगेन देखिए, मैथ्स का पेपर है, कैलकुलेशन तो रहेगी ही. तो थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर आप सही से कर लेते हैं तो फटाफट इसका भी आंसर आप फाइंड कर सकते हैं. ओके, ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पैराबोला का क्वेश्चन है. ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी आपको टाइम लग सकता था इस क्वेश्चन में. पेशेंटली ध्यान से डेटा पढ़कर डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा. आइए देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को. लेट आर बी द फोकस ऑफ अ पैराबोला. स्टैंडर्ड पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 20x, दैट मीन्स अ राइट फेसिंग पैराबोला, और आर इसका फोकस है. वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के साथ कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों,
5 आ जाएगी, तो मतलब फोकस जो हो गया उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 5,0, राइट। आगे पढ़ते हैं। लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c इंटरसेक्ट्स द पैराबोला एट 2 पॉइंट्स। कोई भी एक लाइन मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज द लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c एंड इट इंटरसेक्ट्स द पैराबोला एट 2 पॉइंट्स p एंड q। ये लीजिए p एंड q। लेट द पॉइंट g 10,10 विद द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल PQR। तो ये जो ट्राइंगल है PQR, इसका जो सेंट्रॉइड हमें दिया हुआ है g पॉइंट, वो है 10,10, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 ले लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 लेते हैं। अच्छा, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आप जानते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, राइट। तो x कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो 30 इज इक्वल्स टू 5 प्लस x1 प्लस x2। एक इक्वेशन दैट इज x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 25। एक रिलेशन तो यहाँ से आ गया। और y कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो एक तो 0 ही है, सो 30 इज इक्वल्स टू 0 प्लस y1 प्लस y2, तो y1 प्लस y2 की वैल्यू हो गई 30, राइट। ये दो हमारे पास रिलेशंस पहले से ही पता है, ओके। उसके अलावा आपको ये भी दिया हुआ है कि c माइनस m की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6 है। तो लेट्स से व्हाट वी डू, लेट अस सॉल्व द लाइन विद द पैराबोला, यार, राइट। तो y स्क्वायर क्वाड्रेटिक बना लेते हैं एक, चलिए y में बना लेते हैं 20x, व्हाट इज x, x इज y माइनस c by m, right? So you will get a quadratic as y square minus 20 by m into into y plus 20c by m is equals to 0. You will get a quadratic equation in y like this, and इसके definitely roots are going to be y1 and y2. So what is the sum of the roots? y1 plus y2 comes out to be 20 by m. So what we can do, we can put the value of y1 plus y2 here. So जैसे आप 20 by m रखेंगे, यहाँ से आपको m की वैल्यू फटाफट से मिल जाएगी 2/3। और जैसे आपको m की वैल्यू 2/3 मिली, ये देखिए एक रिलेशन और है आपके पास, c माइनस m इज इक्वल्स टू 6। तो वहाँ से c माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू 6 से आपको c की वैल्यू में मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी बच्चों, 20/3। So we have found the respective values of m and c. Now you have to find PQ का स्क्वायर, PQ स्क्वायर। You have to find PQ स्क्वायर। ये जो कॉर्ड है, ये इसकी लेंथ जो है उसका स्क्वायर आपको फाइंड करना है। अच्छा, इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए देखिए इक्वेशन क्या बन जाती है भाई, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, करेक्ट। ओके, सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली, देखिए हमने क्या किया है, जैसे हमारे पास बच्चों ये आ गया था कि m की वैल्यू कितनी है और c की वैल्यू कितनी है, ये देखिए ये इक्वेशन बनी हुई थी, m हमें पता चल गया था, c हमें पता चल गया था, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। m और c की रिस्पेक्टिव वैल्यूज अगर आप इसमें रख देंगे तो वही यहाँ पर हमने किया है, m और c की वैल्यूज हमने रिस्पेक्टिवली रखी तो हमें y में क्वाड्रेटिक मिल गई, जिसके फैक्टर भी हो गए बहुत बढ़िया से, 10 एंड 20 इसके रूट्स आ जा रहे हैं। तो इसका मतलब हमें पता चल गया भाई ये एक कोऑर्डिनेट जो है y कोऑर्डिनेट एक तो 10 हो गया और एक y कोऑर्डिनेट 20 हो गया। डायग्राम पे मत जाइए, डायग्राम कुछ इस तरह से भी हो सकता है ना, ये तो सिर्फ हमने इनिशियली समझने के लिए बना लिया था भाई। कॉर्ड तो ऐसे भी हो सकती है ना, ये P और Q हो सकते हैं और ये R हो सकता है, ट्राइंगल ऐसा भी बन सकता है, तभी यहाँ पर सेंट्रोइड G फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10,10 आ रहा होगा, ठीक है। हमें तो कैलकुलेशन से मतलब है। तो एक कोऑर्डिनेट 10 आ गया, एक कोऑर्डिनेट 20 आ गया, और रिस्पेक्टिवली 10 और 20 को अगर मैं पैराबोला की इक्वेशन में रख देता हूँ, अगर मैं पैराबोला की इक्वेशन में 10 और 20 को रख देता हूँ, यहाँ पर 10 रख दूंगा y कोऑर्डिनेट तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और ऐसी 20 रखूंगा तो मेरे पास एक और x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो मेरे पास p और q पॉइंट के सीधे सीधे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो वो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आते हैं 5,10 एंड 20,20। नाउ जस्ट यू हैव टू अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द लेंथ ऑफ PQ, और उसका स्क्वायर आपसे पूछा है, तो आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट द आंसर एज 325। देखिए कहां पर ऑप्शन नंबर 1 में है 325, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 325 हो जाएगा। ओके बच्चों, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन से रिलेटेड मिसलेनियस सीरीज, सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा n क्यूब, उसके जो फॉर्मूले होते हैं बेस्ड ऑन दैट। अभी मैं आपको बोल ही रहा था अलजेब्रा से जो है पोर्शन जो है वो काफ़ी आजकल पूछे जाना लगा है, तो ये भी SNP का एक क्वेश्चन है। लेट्स सी क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर। S जो सबसेट में K है वो कुछ इस तरह से डिफाइन किया है, इट इज इक्वल्स टू sum of first k natural numbers divided by k. You know that the sum of first k natural numbers will be k into k plus 1 by 2 upon k से डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ से इजीली हमारे पास ये s की वैल्यू निकल गई, which comes out to be k plus 1 divided by 2. Now
using this S, they have defined a new series that you have to find the sigma of Sj square. So what will be Sj square? It will be nothing but 1 by 4 into k की जगह j रख के उसका स्क्वायर करना है. So it will become j square plus 2 times of j plus 1. Correct? This will be the square of this term, and then you have to find the sigma. So sigma of Sj square will be 1 by 4 is constant, and it will become sigma j square plus 2 times summation of j, by 2 constant है summation के बाहर, plus summation of 1, right? And we know the formulas of all these summations. Sigma of this becomes n square only, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. This is n into n plus 1 by 2 into 2 करेंगे वो कट जाएगा, and sigma 1 will become n. That's it. You just have to calculate it. और यहाँ पर ध्यान से देखें, a b c d सब natural numbers हैं, and a has the least value. a has the least value मतलब lowest form में अपन को इसको convert करके आंसर देना था. आइए देखते हैं. ये देखिए सिग्मा जे स्क्वायर किया, इसका समीशन कर दिया, सबके समीशन करके फॉर्मूला लिख दिए. मैंने पूरे में से पहले n कॉमन ले लिया, ये n बाहर आ गया n बाय 4, तो बचेगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 1 प्लस n प्लस 1. एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करिए, यू रीच टिल हियर. अब जो आपको फॉर्मेट दिए क्वेश्चन ध्यान से देखें, इधर डिनोमिनेटर में कोई कांस्टेंट नहीं है, तो मतलब डिनोमिनेटर में जो भी कांस्टेंट आ रहा था उसको बाहर ले जाना है ताकि a आपको मिल जाए वैल्यू. तो यहाँ पर जो 6 था मैं इसको बाहर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, एंड न्यूमरेटर बिकम्स 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13. करेक्ट? ओके, सो नाउ just compare from the given equation. जो expression था, a becomes 24, b becomes 2, c becomes 9 and d becomes 13. And now we have to check all the options. a plus b is divisible by d, तो a plus b अगर आप check करें तो it becomes 26 is divisible by 13, right? Correct है. वैसे ही सिंगल करेक्ट होता है तो ऑफ कोर्स ये आंसर सही होना ही चाहिए, बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन क्रॉस चेक 2, 3 and 4 and they will be all wrong options. So the correct answer becomes option number 1. Okay. ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस. लाइंस की इक्वेशन 3D में है और डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट कंसेप्ट आपने बिल्कुल पढ़ा होगा कि कभी भी दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है. जैसे फर्स्ट लाइन है, लेट्स से इट्स पासिंग थ्रू 4, -2, -3 एंड द DRs ऑफ अ वेक्टर पैरेलल टू द फर्स्ट लाइन आर 4, 5, 3. करेक्ट? अच्छा, and the second line is passing through the point 1, 3, 4 and the DRs of a vector parallel to this line are 3, 4, 2. So the shortest distance is along a line, along a vector which is perpendicular to both the lines. So what you have to do, let's say this is A and this is B point, you have to join A and B, so you'll get an AB vector. आपको AB vector का इस वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन ले लेना होता है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए टेक प्रोजेक्शन ऑफ AB वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर. अब इस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे आएगी? लेट्स से ये n1 वेक्टर था और ये n2 वेक्टर था, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी n1 क्रॉस n2. सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला बिकम्स a माइनस b डॉट विद n1 क्रॉस n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 क्रॉस n2 का मॉड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. दैट्स इट, ये आपका फॉर्मूला है, ये कैलकुलेशन आपको करनी है. ए बी वेक्टर बिकम्स दिस माइनस दिस 3, -5, -7 डॉट विद n1 क्रॉस n2. आपको करना पड़ेगा भाई, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे i j के डिटरमिनेंट बना के और उस पर प्रोजेक्शन आप ले लेंगे, राइट? तो कैलकुलेशन हमने कर रखी है. ए बी डॉट है ये, ए बी a माइनस बी डॉट n1 क्रॉस n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 क्रॉस n2, राइट? ये a वेक्टर, b वेक्टर, n1 n2, पहले हमने n1 क्रॉस n2 निकाल लिया और फिर फॉर्मूले में रख के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया. इट कम्स आउट टू बी 3√6. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. 3√6 ऑप्शन नंबर 2 एंड सिंपली आंसर आ गए. ओके, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट. ध्यान से पढ़ेंगे तो दिखेगा आपको. बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत ही सिंपल. क्या लिखा है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस वर्ड में जो लेटर्स हैं उनको कैसे अरेंज करें या कितने तरीके से अरेंज करें जिसमें वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर. लो, वॉवल्स हमेशा साथ होने चाहिए. तो हम इसको बॉक्स मेथड या स्ट्रिंग मेथड के नाम से पढ़ते ही हैं. तो हम ऐसा
मान लेते हैं कि जो जो हमारे पास वॉवल्स हैं, जैसे आप देखें आई 1 2 3 4 4 ई, तो 1 आई एंड 4 ई, इतने इसमें वॉवल्स हैं, इनको हम एक बॉक्स में ट्रीट करते हैं कि ये बॉक्स में है। उसके अलावा आपको जो जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो बाहर रख लीजिए, 1 एन डी, then P, then again N, D, N and C, right? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total how many things are there? 8 things. एक लाइन में अरेंज करने के 8 फैक्टोरियल, अगर ये सब डिस्टिंक्ट होते तो, बट इनमें से 1, 2, 3, 3N आर अलाइक एंड 2D आर अलाइक, तो जितने अलाइक लेटर्स होते हैं उतने फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे। ये तो हो गया एक लाइन में चीज़ों का अरेंजमेंट। इनटू now you can arrange the letters inside the box also, तो इनका म्यूचुअल अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल वे से कर सकते हैं। सिंपली कैलकुलेट करिए एंड रीच टिल योर आंसर विल कम आउट टू बी 16,800, ऑप्शन नंबर 1। इससे आसान मुझे लगता है पीएनसी का क्वेश्चन क्या ही पूछेंगे यार जेईई मेंस के अंदर। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर्स से रिलेटेड। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, इफ द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स, 3 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं। यू हैव बीन गिवन द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स एंड दे आर कोलिनियर। लेट्स से पी क्यू आर पकड़ लेते हैं, अल्फा 10, 13। Next point is Q, which is 6, 11, 11, and the last point is R, which is 9/2, beta, -8. If they are collinear, then you have to just find the value of वो expression 19 alpha minus 6 beta square. तो हमें यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो पी क्यू वेक्टर है और जो क्यू आर वेक्टर है, क्या ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे? और पैरेलल वेक्टर्स अगर होंगे, पहले वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आएगा, देखिए अल्फा -6, -1, 2। एक वेक्टर तो ये वाला आ जाएगा बच्चों, इसको ए वेक्टर बोल देते हैं। यू विल गेट एन ए वेक्टर लाइक दिस। डायरेक्शन कैसे भी हो सकती है, डजेंट मैटर, मैंने सिर्फ डिफरेंस करके लिख दिया। डायरेक्शन वैसे तो देखा जाए तो ये इस डायरेक्शन में आएगा। एंड सिमिलरली ये जो दूसरा वेक्टर है, इट विल बिकम 6 minus 9/2, that will be 3/2, 11 minus beta, 19, right? 11 minus of -8। अब ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो इसका मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप के जो कोफिशिएंट्स है वो प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो यू विल गेट एन रिलेशन लाइक दिस, अल्फा -6 upon 3/2 is equals to -1 upon 11 minus beta is equals to 2/19। एक बार इन दोनों को इक्वेट करना, एक बार इन दोनों को इक्वेट करना, डायरेक्टली अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको मिल जाएंगी, करेक्ट। देखिए वो यहाँ पर भी हमने किया हुआ है। अल्फा की वैल्यू आपके पास आती है 117/19, बीटा की वैल्यू आती है 41/2। अल्फा और बीटा को इधर रेस्पेक्टिवली रख के कैलकुलेट करो एंड गेट द आंसर एज 36। इट वॉज रिटन इन ऑप्शन नंबर 2, सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी का है, बेस थ्योरम का है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगेन मुझे उम्मीद है कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिस करी थी तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो हमारे सामने आता है। ध्यान से पढ़िए, देखिए आज कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। इन अ बोल्ट फैक्ट्री 3 मशीन्स हैं ABC, मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 20, 30 एंड 50% ऑफ द टोटल बोल्ट्स। टोटल जो बोल्ट्स हैं, तो जो A फैक्ट्री है, लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ A मैन्युफैक्चरिंग द बोल्ट्स 20%, दैट इज 2/10। probability of B manufacturing the bolt is 3/10 and probability of the C machine producing bolt is 5/10। अच्छा, अब उनके टोटल प्रोडक्शंस के उनके जो आउटपुट है रेस्पेक्टिवली, तो A जो है उसके 3%, B के 4% और C के 2% बोल्ट डिफेक्टिव होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव बोल्ट अगर वो A फैक्ट्री में बना था इज 3% ना, तो 3% बोले तो कितना हो गया भाई, 3/100 हो गया, करेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव बोल्ट अगर वो बी में मैन्युफैक्चर था तो 4%, दैट इज 4/100 हो गया। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव बोल्ट अगर वो सी में मैन्युफैक्चर हुआ था इज गिवन टू बी 2%, दैट इज 2/100। अब क्या किया है, अब बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, कोई भी एक बोल्ट उठा लिया और वो बोल्ट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, वो बोल्ट डिफेक्टिव बोल्ट था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव बोल्ट क्या हो सकता है, देखिए क्या क्या केस हैं। हो सकता है वो बोल्ट ए मशीन से मैन्युफैक्चर हुआ, तो अगर वो ए मशीन से मैन्युफैक्चर हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/10,
और वो डिफेक्टिव था तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/100 मल्टीप्लाई हो जाएगी। या फिर जरूरी तो है नहीं वो ए से बना था, हो सकता है वो बी मशीन से बना हो, तो 3/10 इंटू 4/100। और ऐसा भी हो सकता था कि वो सी मशीन से बना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5/10 और वो डिफेक्टिव हो, तो दैट इज गिवन 2%, दैट इज 2/100। ये तो डिफेक्टिव बोल्ट, वो बोल्ट डिफेक्टिव आया था, इसकी प्रोबेबिलिटी है। नाउ क्वेश्चन हैज आस्क्ड, ये तो पता है कि वो डिफेक्टिव था, बट इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सी मशीन ने बनाया था। दैट मींस ये तो अब हमारा सैंपल स्पेस हो गया कि वो डिफेक्टिव तो था। अब आपको ये फाइंड करना है कि अगर वो डिफेक्टिव था तो वो सी मशीन से बना था। दैट मींस नाउ दिस बिकम्स योर फेवरेबल प्रोबेबिलिटी 5/10 इंटू 2/100 डिवाइडेड बाय द होल डेटा। ये जो था इसको सिंपली आपको सिंप्लीफाई करना है और जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको फाइनल आंसर 5/14 मिल जाएगा, विच इज रिटन इन ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो सीधा सीधा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम या जिसे हम बेस थ्योरम के नाम से जानते हैं उसका ये एक क्वेश्चन हो गया है। ओके, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा प्लस आयोटा बीटा कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, सच दैट द मॉडुलस ऑफ z प्लस 2 इज z प्लस 4 इंटू 1 प्लस आयोटा। तो अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं तो वो क्वाड्रेटिक क्या होगी हमें बतानी है। तो बेसिकली अल्फा बीटा तक तो पहुंचना तो पड़ेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। दिस इक्वेशन बिकम्स अल्फा प्लस 2 प्लस आयोटा बीटा का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस 4 आयोटा। सो बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड हो गया बच्चों अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 4 प्लस आयोटा टाइम्स बीटा प्लस 4। ठीक है, तो लेट अस कंपेयर। कॉम्प्लेक्स नंबर है ना बेटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों साइड से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, इसका मतलब आप यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं बीटा की वैल्यू कितनी हो गई -4। लीजिए बीटा तो -4 आ गया, और अगर बीटा -4 है तो रियल पार्ट को अगर हम इक्वेट करें तो दैट इज अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर 16 हो जाएगा। दैट विल बी अल्फा प्लस 4 का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 16 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 अल्फा। अल्फा स्क्वायर एंड 16 आप यहाँ से डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं और यू विल गेट 4 अल्फा इक्वल टू 4, दैट इज अल्फा इक्वल टू 1। सो आपको अल्फा की वैल्यू भी मिल गई, और अगर अल्फा की वैल्यू मिल गई और बीटा की वैल्यू मिल गई सो अल्फा प्लस बीटा तो हो जाएगा -3 और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बच्चों -4। अब लास्ट में ना थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई स्टूडेंट से यहां मिस्टेक हो जाती है। बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है। तो स्टूडेंट्स को लगता है यार सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया तो क्वाड्रेटिक x² प्लस 3x माइनस 4 होगी, और x² प्लस 3x माइनस 4 ऑप्शन में भी है, जबकि ये दोनों किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं। तो सम ऑफ द रूट्स कितना आएगा, सम ऑफ द रूट्स तो -7 आएगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 12 आएगा। तो क्वाड्रेटिक बनेगी x² प्लस 7x प्लस 12 विच इज रिटन इन ऑप्शन नंबर 2। तो ये लास्ट में थोड़ा सा कैच है जो ध्यान रखना है। कई बार ह्यूमन टेंडेंसी ये ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है यही सम और ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो उसका ध्यान रखते हुए आंसर देंगे तो सही आंसर आ जाएगा, नहीं तो काफ़ी स्टूडेंट्स का हो सकता है इसमें नेगेटिव भी हो जाए वो ए ऑप्शन, क्योंकि उन्होंने इस तरह से चालाकी से ऑप्शन 1 में भी उसको लिख कर दिया है इन्होंने। ओके, ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है बच्चों लिमिट्स का। ध्यान से अगर आप एडजस्ट करें इसमें, मैं बताता हूं तो आप सबको इनको स्टैंडर्ड लिमिट्स जो हैं उसमें कन्वर्ट कर पाएंगे। आइए सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले हैं वो याद कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, आई होप ये तो बहुत ही सिंपल है, याद हो गई। sin x अपॉन x सबको पता है 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 log बेस e 1 प्लस x बाय x, ये भी 1 होता है। एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, ये 1/2 होता है, करेक्ट। यही कुछ फॉर्मूले स्टैंडर्ड फॉर्म्स इस पूरे क्वेश्चन में दी गई हैं जो आपको यूज़ करके बनानी है। आइए देखें कैसे बनाते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, हम उसको 1 माइनस कॉस 3x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 1 प्लस कॉस 3x इस फॉर्म में लिख पाएंगे। और साथ साथ में एडजस्ट करते चलते हैं। 3x को आपको 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, जो भी कॉस का इनपुट होता है उसका स्क्वायर होना चाहिए, और इतने पार्ट को हम क्लब कर लेते हैं, करेक्ट।
आगे चलिए, डिनोमिनेटर में साथ ही साथ में आपको cos क्यूब 4x दे रखा है। इसको आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लिमिट x पे है, x टेंड कर रहा है 0 को, तो ये तो फाइनाइट वैल्यू पहले से ही 1 हो जा रही है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चन में साइन क्यूब 4x दिखेगा, तो इसका मतलब जो साइन 4x है इसको आपको 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और क्योंकि होल क्यूब है तो यहाँ बाहर 64x क्यूब एक्स्ट्रा आपको मल्टीप्लाई करना होगा। डिनोमिनेटर में आ जाइए, ये लॉग वाला फॉर्मूला है, तो लॉग बेस ई, इनपुट आपको इसमें दिख रहा है 1 + 2x है, तो इसको आपको 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। होल पावर है टोटल 5, तो इसका मतलब 32x रेज़ टू द पावर 5, और बाहर यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। अब आप देखें, ये आपको पूरा स्टैंडर्ड लिमिट्स जो है वो दिखेंगी। ये वाली लिमिट 1/2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू x को 0 रखने पे ये 2 हो जाएगा बेटा। ये वाली जो लिमिट है ये 1 हो जाएगी, इसकी लिमिट ये भी 1 हो जाएगी, ये वाली लिमिट भी 1 हो जाएगी। x चेक करें, x² × x³ x की पावर 5 डिनोमिनेटर के x की पावर 5 से खत्म हो जाएगा, तो वो जो 0/0 आ रहा था x की पावर 5/x की पावर 5 से, वो भी खत्म हो गया। बस अब आपको सारी वैल्यूज जो एडजस्ट करनी है, 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में बचा है 9 × 64 एंड डिनोमिनेटर में क्या बचा है 1, एंड दैट इज 32। तो 32 2 जा 9 2 जा 18। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 18, रिटन ऑन ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन पीएनसी का है, और ये है सर्कुलर परम्यूटेशन से रिलेटेड। आइए पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन में। The number of ways in which 5 girls and 7 boys. There are 5 girls and 7 boys, and of course उनको ये लिखने की ज़रूरत नहीं कि distinct है, इतने तो हम समझदार हैं कि girls and boys distinct मान नहीं है। Can be seated at a round table, एक राउंड टेबल पे हमें इन बच्चों को बिठाना है, so that no 2 girls sit together. कभी भी 2 लड़कियां 2 गर्ल्स साथ नहीं बैठनी चाहिए, अरेंज ऐसे करना है। तो हम जानते हैं कि when things have to be separated, all the things, we will use gap method to do the arrangements. First what we'll do, first हम boys को एक राउंड टेबल में अरेंज कर देंगे। There are 7 boys, तो 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th, and we know the formula. When 7 distinct things have to be arranged in a circle, the number of ways of arrangement are 6 factorial. Basically n चीज़ों को अरेंज करने के n-1 factorial आते हैं, तो number of ways of arranging the boys will come out to be 6 factorial. Now girls have to be seated in the gaps created between the arrangements. So 7 things are there, तो सर्कल में 7 ही गैप्स होते हैं, लीनियर में एक ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर 7 गैप्स हो जाएंगे, राइट। चाहे तो आप काउंट भी कर सकते हैं। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, 5 गर्ल्स, तो इसका मतलब प्लेसेस ज़्यादा हैं, तो फर्स्ट वी विल सेलेक्ट 5 प्लेसेस आउट ऑफ द 7 अवेलेबल, एंड इन दो सेलेक्टेड प्लेसेस नाउ, क्योंकि प्लेसेस हैं 5 पोजीशन है, तो उन 5 गर्ल्स को अरेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल डायरेक्ट अरेंजमेंट होगा। अब थोड़ा सा ऑप्शन इन्होंने अच्छे तरीके से दिखा, सही से थोड़ा सा इसको जमा के आप लिखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर 4 मिल जाएगा। 126 × 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर लिखा है, and that will be the correct answer. Okay, okay students, now next question. एक फंक्शन दिया है और उस फंक्शन में कुछ इनपुट रखना है और उसके डबल डेरिवेटिव में सेम इनपुट रख के उनके प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करनी थी। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कैलकुलेशंस हैं और उसके बाद डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। सो इम्पॉर्टेंट क्या था, इस फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन। अगर आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे और डायरेक्ट इसके डेरिवेटिव करने की सोचेंगे तो 2 बार इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट करना बहुत ही टायरसम और लेंदी हो सकता है, तो इसलिए आपको पहले इसका सिंप्लीफिकेशन करना ज़रूरी है। कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे आइए देखते हैं। तो जो fx फंक्शन है, जैसे ही आपको sin x + cos x दिखता है, तो क्या मैं इस पूरे फैक्टर को √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिख सकता हूँ, तो दिस विल बिकम 1/√2 टाइम्स ऑफ sin x प्लस 1/√2 टाइम्स ऑफ cos x माइनस √2, करेक्ट। सो व्हाट वी कैन डू इज, अच्छा डिनोमिनेटर में भी यही काम करते हैं बच्चों, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो दिस विल बिकम 1/√2 टाइम्स ऑफ sin x माइनस 1/√2 टाइम्स ऑफ cos x फंक्शन। क्लियर। अच्छा √2 कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर से, तो डिनोमिनेटर में से √2 कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं cos a cos b प्लस sin a sin b जैसे लिख सकता हूँ। cos a cos b प्लस sin a sin b इज cos ऑफ a माइनस b।
So cos of a minus b will become cos x minus pi by 4 minus 1 divided by, अच्छा रूट टू कैंसिल कर चुके हैं, sin a cos b माइनस cos a sin b, तो दिस बिकम sin of x माइनस पाई बाय 4। देखिए मैंने कुछ इस तरह से लिखा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो एंगल्स हैं वो सेम हो जाएं, तो जैसे ही आपने ये लिखा तो एक तरीके से ये आप, आई होप आपको पता रहेगा, मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अगर लिखा हुआ है, तो अगर आप इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे, इसे लिखेंगे आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाता है tan थीटा बाई 2 में। किस में, tan थीटा बाई 2। बस यहाँ पर cos थीटा माइनस 1 है, इसका मतलब ये बन जाएगा माइनस ऑफ tan x बाई 2 माइनस पाई बाई 8। दिस इज माई फंक्शन fx। बस ये जो कैलकुलेशन थी जिसने ये कर लिया फटाफट, उसके आगे अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना बहुत सिंपल है। इसका डेरिवेटिव आप करें, सिंगल डेरिवेटिव, माइनस तो चलिए माइनस ही रहेगा, tan का होगा sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस पाई बाई 8 इंटू 1 बाई 2, चेन रूल से x बाई 2 का डेरिवेटिव भी आएगा। देन अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट इट वन मोर टाइम, sec स्क्वायर थीटा का 2 sec थीटा इंटू sec थीटा tan थीटा आएगा, और वही x बाई 2 में एक 1 बाई 2 और आएगा। तो हमने कर दिया डेरिवेटिव, ये लीजिए ये फंक्शन आ गया, ये f डैश x आ गया, ये f डबल डैश x आ गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ इनपुट x as 7 pi by 12. So if you put 7 pi by 12, this becomes 7 pi by 24 minus pi by 8 कैलकुलेट करेंगे तो it becomes pi by 6 angle. So easily minus 1 by root 3. Similarly इसमें रखकर भी pi by 6 angles वैल्यू कैलकुलेट कर लिया और दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, आंसर आ जाएगा 2 by 9। उसके बाद वो क्वेश्चन जो है easily सॉल्व हो जाता है। It was written in option number 2, so that is the correct answer, correct? सो यही जो इनिशियल कैलकुलेशंस हैं ये आना और कैलकुलेट करना, ये इस क्वेश्चन में अच्छा पार्ट था। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये है 3D का। आप देखिए एक ही पेपर में वेक्टर, 3D और अलजेब्रा के, जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं, तो ये भी 3D का है, प्लेन्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, इफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग द लाइन, कौन सी लाइन, अब ये एक लाइन वो बोल रहा है, तो हम जानते हैं कि इसको ये इज इक्वल टू है, यहाँ पर 0 इज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड एन अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। तो टू प्लेन्स टू बी सॉल्व साइमल्टेनियसली, तो दो प्लेन्स को जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो उनका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आता है, बेसिकली उसकी बात कर रहा है। तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों कैसे निकालना होता है, तो पहले तो इस लाइन के डी आर्स आएंगे। डी आर्स कैसे आएंगे, प्लेन के n1 जो नॉर्मल वेक्टर है, दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, तो वो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होती है वो दोनों के ही परपेंडिकुलर होती है, तो n1 क्रॉस n2 से हमें उस लाइन के डी आर्स मिल जाएंगे। तो इस लाइन के जो डी आर्स हैं दैट विल कम बाय n1 क्रॉस n2, जहां n1 है पहले वाले प्लेन के नॉर्मल वेक्टर 1, 2, 3, और n2 है 2, 1, -1, करेक्ट। तो ऑफकोर्स आप वो n1 क्रॉस n2 से, तो लाइन के पहली वाली लाइन के डी आर्स आपको मिल जाएंगे -5, 7, -3। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें कौन सा प्लेन निकालना था, जो उस लाइन को कंटेन करता है एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अब इस प्लेन के भी वो परपेंडिकुलर है। अब यार प्लेन के परपेंडिकुलर ये प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखी है, उसके लिए अब आप क्या कर सकते हैं, आर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू आई कैप का कोफिशिएंट आप देखेंगे तो 1 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा प्लस म्यू मिलेगा। ऐसी जे कैप का अगर आप कोफिशिएंट देखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, -1 प्लस लैम्डा -2 म्यू मिलेगा। और के कैप का कोफिशिएंट अगर आप देखेंगे तो आपको वहां से मिल जाएगा कितना, लैम्डा प्लस 3 म्यू, करेक्ट। तो यहाँ से एक्स वाई जेड में आप अगर ध्यान से देखें तो 3 इक्वेशंस आपको दिखेंगी, और लैम्डा और म्यू एलिमिनेट करेंगे तो आपको सीधे सीधा प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो उससे आपको उसके नॉर्मल वेक्टर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो डी आर्स ऑफ द नॉर्मल ऑफ अ सेकंड प्लेन, मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है, तो वो ये आ जाते हैं। अब हमें एक प्लेन निकालना है, जो हमने पहले लाइन निकाली थी उसको कंटेन करता है। तो आप खुद सोचिए, अगर प्लेन एक लाइन को कंटेन करता है कुछ इस तरह से, प्लेन लाइन को कंटेन करता है, तो लाइन के डी आर्स जो होंगे वो प्लेन की डायरेक्शन में होंगे, तो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो लाइन के डी आर्स के परपेंडिकुलर होगा, और साथ ही साथ ये वाला प्लेन जो हमने दूसरा प्लेन निकाला उसके भी परपेंडिकुलर है। तो दैट मीन्स इस प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन कैसे मिलेगी, लाइन के डी आर्स क्रॉस जो सेकंड प्लेन के डी आर्स आए उस वाले के साथ, राइट।
सो यही यहाँ पर हमने करना है। सो अब n1 क्रॉस n2 जैसे ही आपने किया तो आपको ये वाली वैल्यू मिल गई, तो इसका मतलब आपको उस प्लेन के drs पता चल गए। अब प्लेन की इक्वेशन के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए, तो हम जानते हैं कि वो प्लेन इस लाइन को कंटेन करता है, तो इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट जो होगा वो उस प्लेन में भी होगा, है ना। ये थॉट है, कैलकुलेशंस लेंदी हैं, कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी इसमें। तो अब अगर आप इस प्लेन के इस लाइन में कोई भी पॉइंट चाहते हो तो पॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं? सीधा कंसेप्ट होता है, या तो आप x को 0 कर दो दोनों में, तो y और z में दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, y को 0 कर दो या z को 0, किसी को भी एक कोऑर्डिनेट 0 करके बाकी दो कोऑर्डिनेट सॉल्व कर लो। तो मैंने यहाँ पर x को 0 कर दिया और उससे y और z की वैल्यू निकाल ली, तो हमें प्लेन पर एक पॉइंट पता चल गया, प्लेन के नॉर्मल के drs पता चल गए, तो मैं प्लेन की सीधी सीधी इक्वेशन लिख सकता हूँ, ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 प्लस cz माइनस z1 इक्वल टू 0। तो प्लेन की इक्वेशन आ जाती है। अच्छा ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन में पहले से ही कांस्टेंट 4 है, तो यहाँ भी कांस्टेंट 4 बना के कंपेयर करेंगे, ए बी सी आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा 22 a माइनस बी प्लस सी का, विच वॉज रिटन इन ऑप्शन 1, सो दैट बिकम्स इट्स करेक्ट आंसर। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस में भी एडजॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिस करके गए और आपने फॉर्मूले अगर याद करे हैं तो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड एडजॉइंट ऑफ 2a के डिटरमिनेंट को इन्होंने 16 की पावर n लिखकर n की वैल्यू फाइंड करने को बोला है। तो आप ये जानते हैं कि जब भी एडजॉइंट ऐसे कितनी बार भी एडजॉइंट लिखा रहता है किसी भी मैट्रिक्स A का या लेट्स से B मैट्रिक्स का, और उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, डिटरमिनेंट ऑफ b रेज टू द पावर n माइनस 1, जहाँ n ऑर्डर होता है, का पावर m, अगर ये m टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो अगर ये m टाइम्स एडजॉइंट लिखा हुआ है तो पावर में m हो जाता है। यहाँ एडजॉइंट कितनी बार लिखा है, 1 2 3, तो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 2a मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का ऑर्डर कितना है बेटा, इसका 3 ऑर्डर का है, तो n माइनस 1 हो गया 2 का होल क्यूब, तो दिस बिकम्स डिटरमिनेंट ऑफ 2a की पावर 8, करेक्ट, डिटरमिनेंट ऑफ 2a की पावर 8। अच्छा, अब 2a तो एक मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स मतलब 2 हर जगह मल्टीप्लाई हुआ था, करेक्ट। अब जब 2a का डिटरमिनेंट बनाओगे तो डिटरमिनेंट में से 2 रो वाइज कॉमन आएगा, तो 2 कितनी बार कॉमन आएगा बच्चों, 2 आएगा टोटल 3 बार कॉमन, इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a मैट्रिक्स होल रेज टू द पावर ऑफ 8, so this becomes totally 2 raised to the power 24, तो बच्चों यही आ जाएगा, और a का डिटरमिनेंट और आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो a का जो डिटरमिनेंट आता है वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है पहले से, इट कम्स आउट टू बी 4, राइट, वो आप कर लेंगे, किसी भी रो से एक्सपैंड करके कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू 4 आती है, 4 मतलब इट बिकम्स 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर की पावर 8, 2 स्क्वायर की पावर 8 दैट इज 16, तो टोटली ये 2 की पावर में 40 आ जा रहा है, जिसको कि मैं 16 रेज टू द पावर 10 लिख सकता हूँ, करेक्ट, 2 रेज पावर 4 इज 16 रेज पावर 10, और कंपेयर करूंगा क्योंकि मुझे 16 बेस दिया हुआ था राइट साइड में, तो यहाँ से मुझे n की वैल्यू 10 मिल जाएगी, विच इज रिटन इन ऑप्शन नंबर 4। फॉर्मूला बेस्ड है, और लास्ट में ये कंसेप्ट ध्यान रखें, कई बार बच्चे ये जो है 2 डायरेक्टली 2 की पावर 8 लिख देते हैं, पर ये मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हुआ है, तो दैट्स वाई 2 जितने रोज होंगी उतने टाइम्स कॉमन आएगा पहले, तो दैट्स वाई 2 क्यूब कॉमन आता है, इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अच्छा क्वेश्चन है भाई, कैलकुलेशन भी है और सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन भी करना है। लेट्स से देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। आई फंक्शन ऑफ एक्स इज अ इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन x प्लस 1 बाय x इंटू 1 प्लस एक्स ई की पावर x का होल स्क्वायर। x पॉजिटिव है, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी आई एक्स 0 है तो i1 की वैल्यू तक हमें पहुंचना है, राइट, वो फाइनली जाकर हमें चेक करना होगा। बेसिकली ये कंडीशन जो है क्यों दी होगी, सोचिए, जब भी हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो देयर कम्स अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आई थिंक वो c की वैल्यू जो है वो फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। तो पहले तो आइए देखते हैं इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखिए, इसके इंटीग्रेशन के लिए अगर आप 1 प्लस एक्स ई रेस पावर एक्स को कुछ वेरिएबल टी माने, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा बच्चों, एक्स ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू द पावर एक्स डी एक्स विल बिकम डी टी, दैट इज x plus 1 dx comes out to be 1 upon e raised to the power x dt। अगर ये मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दूँ तो this integrand changes to x plus 1 dx, it is 1 upon e raised to the power x dt
इसको मैं t पहले से ही एज्यूम कर चुका हूं, तो दिस बिकम्स t स्क्वायर, करेक्ट, एंड x इंटू ई की पावर x यूजिंग दिस इक्वेशन बिकम्स t माइनस वन, सो दिस बिकम्स dt अपॉन t माइनस वन इंटू टी स्क्वायर, करेक्ट। ये इंटीग्रल हमें करना है। अब इस इंटीग्रल को आप कैसे करेंगे, देखिए इस इंटीग्रल को करने के लिए आप धीरे धीरे इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में एक एक करके ब्रेक कर सकते हैं। आप पहले क्या करिए, t माइनस वन और t को कंबाइन कर लीजिए और एक t अलग कर लीजिए। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए व्हाट यू कैन राइट, t माइनस वन अपॉन t माइनस वन इंटू टी डी टी, वी कैन राइट इट लाइक दिस। अगर सेपरेट कर लेंगे तो ये एक t कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बिकम dt अपॉन t माइनस वन इंटू टी, करेक्ट, माइनस इंटीग्रल dt अपॉन टी स्क्वायर। ये तो अब डायरेक्ट इंटीग्रल हो गया, और इसमें मैं फिर से एक बार पार्शियल फ्रैक्शंस यूज कर सकता हूं बच्चों, दैट इज इंटीग्रल t माइनस वन dt डिवाइडेड बाय t इंटू टी माइनस वन dt माइनस इसका इंटीग्रल, चलिए मैं लिख ही देता हूं, प्लस वन बाई टी, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अभी से ही लगा देते हैं। अब जब इसमें सेपरेट करेंगे तो t कैंसिल होगा, वन अपॉन टी माइनस वन विल बिकम लॉग मॉड ऑफ t माइनस वन माइनस लॉग मॉड t प्लस वन बाई टी प्लस सी, दिस बिकम्स आई एक्स फंक्शन। अच्छा, x के लिए पहले मैं t को सब्सटीट्यूट भी करूंगा बच्चों, वन प्लस एक्स ई की पावर x, सो दिस कम्स आउट टू बी लॉग ऑफ that's x e raised to the power x minus log of 1 plus x e raised to the power x plus 1 upon x e की पावर x प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दोनों को चाहो तो आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। सो लॉग ऑफ x e raised to the power x अपॉन 1 plus x e raised to the power x प्लस 1 अपॉन 1 plus x e की पावर x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस बिकम्स योर इंटीग्रल। नाउ कंडीशन, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, आई एक्स इज जीरो। अब आप x को इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो ऑफकोर्स x इंटू ई की पावर x और डिनोमिनेटर में भी x इंटू ई की पावर x, ये दोनों इन्फिनिटी को टेंड करेंगे। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी दोनों का कोफिशिएंट वन है, तो ये वाली वैल्यू वन को टेंड करेगी, लॉग वन जीरो हो जाएगा। ये वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो को टेंड करेगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और इंटीग्रल ये जो है लिमिट जीरो दिया हुआ है, तो यहाँ से c की वैल्यू आपको जीरो मिल जाएगी। और जैसी c की वैल्यू आपको जीरो मिली तो यहाँ से c आपने हटा दिया और आपको i1 निकालना है। अब आपने x की जगह वन रखा और कैलकुलेशन करके वैल्यू तक पहुंच जाओगे। तो x को वन रखते ही लॉग ई अपॉन वन प्लस ई समथिंग ऐसे आएगा। उस लॉग ई को, लॉग मतलब a बाई बी को आप लॉग ऑफ ई माइनस लॉग ऑफ वन प्लस ई ऐसे लिख सकते हैं। लॉग ऑफ ई वन होता है, कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए कर रखा है यहाँ पे, i को वन रखेंगे, लॉग ऑफ ई अपॉन वन प्लस ई प्लस वन अपॉन वन प्लस ई आया, इसे हम लॉग ई माइनस लॉग वन प्लस ई, दिस इज वन, करेक्ट। जैसे आपने इसको सिंप्लीफाई किया, यू गेट e प्लस टू अपॉन ई प्लस वन माइनस लॉग वन प्लस ई, विच वॉज रिटन इन e प्लस टू, ये ऑप्शन नंबर 3 ना, e प्लस टू अपॉन ई प्लस वन माइनस लॉग e प्लस वन, करेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन बिकम्स अ राइट आंसर। सो दिस अ बिट लेंदी क्वेश्चन, टाइम कंज्यूमिंग है, पहले इंटीग्रेशन भी करना है, लिमिट भी निकालना है, तो मैं इसको थोड़ा टफ कैटेगरी में मान सकता हूँ। कैलकुलेशन भी है और अच्छा खासा लिमिट्स और सबसे कैलकुलेट करते हुए आपको पूरा इंटीग्रल सॉल्व करना था, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास रिलेशन से रिलेटेड है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे हम करेंगे। तो ए सेट जो है उसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आर रिलेशन डिफाइन किया है सेट ए पर, ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई, ए क्रॉस ए जो है बेसिकली वो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, उसमें से ऑर्डर पेयर निकालना है। तो दो कंडीशन है, x माइनस वाई जो है वो या तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए या फिर x माइनस वाई का डिफरेंस 2 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर x माइनस वाई ऑड है तो इसका मतलब x ऑड y इवन हो सकता है या x इवन y ऑड हो सकता है, और साथ ही साथ में x y से ज़्यादा भी होना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव नंबर लेना है। और x माइनस वाई अगर 2 है तो यहाँ के दो केस, या तो दोनों ऑड नंबर होंगे या दोनों इवन नंबर होंगे, करेक्ट। अच्छा, अब आप पहले ही देख लेते हैं हमारे पास इवन नंबर कितने हैं। हमारे पास इवन नंबर है 0, 4, 6, 8 और 10, और इवन और ऑड नंबर्स है हमारे पास 3, 7 और 9। ये है हमारे पास इवन नंबर और ये है हमारे पास ऑड नंबर। अब क्वेश्चन में एक्चुअली ये बोला है कि कितने मिनिमम ऑर्डर्ड पेयर और ऐड करने होंगे रिलेशन में कि वो सिमेट्रिक बन जाए। तो भाई सिमेट्रिक बनाने के लिए ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो उसके लिए पहले हमें रिलेशन आर को सही से फाइंड करना पड़ेगा कि एक्चुअल में उस आर में है कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर। जब ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे
और उनको सिमेट्रिक बनाने के लिए जो मिसिंग होंगे वो हम मिनिमम ऐड कर देंगे, देन ओनली वी कैन गेट आवर आंसर, राइट। तो अब मैं चाहता हूं कि x माइनस वाई एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, राइट। तो आइए देखते हैं कैसे कर रहे हैं। तो यार देखो, x माइनस वाई के ऑड पॉजिटिव इंटीजर होने के लिए मुझे एक इवन नंबर सेलेक्ट करना है और एक ऑड नंबर, और एक इवन और एक ऑड सेलेक्ट कर लूंगा तो उसको रखने का एक ही तरीका है, क्योंकि हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है। तो मेरे पास ऑड नंबर टोटल 3 थे और इवन नंबर 5 थे, तो मैंने 3c1 इंटू 5c1 से एक इवन एक ऑड सेलेक्ट कर लिया और उनको प्लेस करने का देयर इज ओनली वन वे। तो 15 तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आ गए। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें तो 3 माइनस 0 हो गया, 7 3,0 7,0 7,4। अब ये सारे ऑर्डर्ड पेयर का कोई भी सिमेट्रिक पार्ट नहीं है। 3,0 है तो 0,3 नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो पॉजिटिव नहीं आएगा। तो इसका मतलब इन 15 के कम से कम 15 और रिस्पेक्टिव ऑर्डर्ड पेयर ऐड करने पड़ेंगे सिमेट्रिक बनाने के लिए। दूसरी कंडीशन ये भी थी कि x माइनस वाई का डिफरेंस 2 होना चाहिए। अब x माइनस वाई का डिफरेंस 2 के लिए दोनों इवन दोनों ऑड होने चाहिए, क्योंकि डिफरेंस 2 आ रहा था। तो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे बच्चों इसमें, ये लिखा हुआ है देखिए, 6,4 आ सकता है, 8,6 आ सकता है, 10,8 आ सकता है। 3 तो ये हो गए, और ऑड वालों में देखेंगे तो 9 और 7, 4 ऑर्डर्ड पेयर और आ सकते हैं, और इनका भी कोई सिमेट्रिक पार्ट अभी तक था नहीं। तो 15 यहां से और 4 इसके सिमेट्रिक बी में कम से कम ऐड करने होंगे 19 ऑर्डर्ड पेयर्स, ताकि वो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाए। तो इसका इसलिए आंसर कितना आ जाता है बच्चों, 19 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम का। द क्वेश्चन इज ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, लेट t डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t। ठीक है, ये ब्रैकेट गलत है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे बच्चों। आप जानते ही हैं स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। अगर इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की कांस्टेंट टर्म अल्फा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा जो है वो कैलकुलेट करना है। तो कांस्टेंट टर्म के लिए ऑफ कोर्स आपको पहले जनरल टर्म लिखनी होगी। इट विल बी 7cr3x² रेज टू द पावर 7 माइनस r माइनस 1/2x रेज पर 5 की पावर r। तो x की अगर मैं टोटल पावर आपसे बोलूं तो कितनी हो जाएगी, 14 माइनस r माइनस 5r, 14 माइनस 2r माइनस 5r। और ये कांस्टेंट होने के लिए पावर 0 होनी चाहिए, तो यहाँ से r की वैल्यू 2 आ जाएगी। और जैसे ही आपके पास r की वैल्यू 2 आई, r को 2 आपने यहाँ रखा, तो आपके पास कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकल जाएगी, और उस कांस्टेंट टर्म की जो भी वैल्यू अल्फा आएगी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको कैलकुलेट करना था। सो सिंपल है, r2 आया, इससे आपने थर्ड टर्म बन गई, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करी, इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 1275 पॉइंट समथिंग। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोर्स 1275 या 1275 हो जाएगा। सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 3D का एक क्वेश्चन है, वेक्टर 3D का। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए जो भी है, क्या दिया हुआ है, लेट अस रीड द क्वेश्चन। λ1 λ2 बी द वैल्यूज ऑफ लैम्डा जिसके लिए ये दोनों पॉइंट एक गिवन प्लेन से इक्वी डिस्टेंट है। तो यार एक प्लेन से दो पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो मतलब आपको उन पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस इक्वेट करनी है। और प्लेन से डिस्टेंस निकालना तो बहुत सिंपल है, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला 2D में होता है वैसे ही प्लेन से भी होता है। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने प्लेन में रखे, 5/2x की जगह 1y की जगह लैम्डा z की जगह अपॉन √(a² + b² + c²। ऐसे ही दूसरे पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस निकाल के इक्वेट कर दिया। ये देखिए हमने वही किया, d1 निकाला d2 निकाला, दोनों को इक्वेट कर दिया और इसे सॉल्व किया। तो बहुत आसान से बहुत सिंप्लीफिकेशन होके λ1 λ2 आ गया। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि λ1 λ2 से ज्यादा था, ठीक है। तो उससे हमें पता पड़ गया, एक वैल्यू 3 और 2 आ रही थी, तो λ1 तो 3 हो गया और λ2 2 हो गया, करेक्ट। अच्छा, अब द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, अब आपसे एक ये P पॉइंट मैं मान लेता हूं, इस पॉइंट का डिस्टेंस एक लाइन से पूछा गया है। तो एक मैं चलिए बता ही देता हूं भाई, एक पॉइंट जो हमने λ1 λ2 रख के क्वेश्चन में निकाल लिया 1, 2, 3 था, उसका एक लाइन से डिस्टेंस निकालना है। लाइन जो है वो पास कर रही है 5, 1, -7, 5, 1, -7, और लाइन के पैरेलल वेक्टर के दिया जाए 1, 2, 2, तो 1, 2, 2। तो हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ये एंगल थीटा हम एज्यूम कर लेते हैं, तो क्या d की वैल्यू a sin थीटा के इक्वल हो जाएगी, जहां a इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो sin थीटा करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, इस वाले वेक्टर का इस वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं और इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर सकते हैं, वही हमने यहाँ पर किया है। तो ये वेक्टर आ गया 4, -1, -10 का क्रॉस प्रोडक्ट 1, 2, 2
divided by the magnitude of 122, that is 3. Just calculate it and get the answer 9. The correct answer is 9 of this question. Okay. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का था. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ द सोल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जो कर्व हमारे पास, जो इक्वेशन हमारे पास आती है जहाँ पर कुछ कंडीशन है x1 से ज़्यादा है, वो इन दोनों पॉइंट से पास करता है. तो सबसे पहले तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा. इंटीग्रेट करके आप जानते हैं सॉल्व करने पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, उसमें जैसे ही आप ये पॉइंट रखेंगे तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, तो आपके पास कर्व आ जाएगा. अब उस कर्व में आप ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रखेंगे तो आपको अल्फा की वैल्यू चाहिए, वो अपन को फाइंड करनी थी, राइट. तो हमारा एम पहले क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सही से सॉल्व करना. तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं. तो हम y माइनस 2 log x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको अगर मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ, राइट, तो दिस विल बिकम 2x ln x dy with a negative sign. So we will get dy by dx is equals to, if you divide by minus 2x ln x, so this will become, what this will become, minus y by 2x log x plus 1 by x, correct. So this becomes a linear differential equation. You can easily see that it becomes dy by dx plus y upon 2x log x is equals to 1 by x. So you will find the integrating factor now. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल dx बाई 2x log x को t माना आपने, तो 1 बाई dx dt चला गया, तो दिस बिकम्स e रेज़ टू द पावर 1 बाई 2 log ऑफ log x, राइट. सो दैट इज रूट log x. इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, रूट log x. बस अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका जो है सोल्यूशन लिखना है. तो दैट बिकम्स y टाइम्स रूट log x इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, राइट साइड में कितना था बेटा, 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स इंटू रूट लॉग एक्स डी एक्स, करेक्ट. इसको सॉल्व करने के लिए मैंने log x को लेट से u स्क्वायर मान लिया, तो डेरिवेटिव 1 बाई एक्स डी एक्स 2u डी हो गया. log x की जगह u स्क्वायर रखा तो u आ गया, और 1 बाई एक्स डी एक्स की जगह 2u डी आ गया. तो इंटीग्रेट करके हम इस इक्वेशन तक पहुंच गए. अब इनिशियल कंडीशन का यूज़ करते हैं. इनिशियल कंडीशन है ये कर्व e, 4/3 से पास करता है, तो x को e और y को 4/3 रख के c की वैल्यू भी हमने निकाल ली. इट कम्स आउट टू बी 2/3. तो प्रॉपरली हमारे पास पूरा जो कर्व है उसकी इक्वेशन आ गई. अब वो कर्व e रेज़ टू पावर 4 अल्फा से पास करता है, तो y निकालना है. बेसिकली अल्फा y की जगह रखेंगे और x की जगह e की पावर 4. नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एज 3. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3. Okay students, next question again vectors and it is based on cross product of two vectors. पढ़ते हैं. आइए क्वेश्चन क्या है. a वेक्टर दिया है, b वेक्टर अल्फा कॉमा 11 कॉमा -2 दिया है, और c कोई भी a वेक्टर है, सच दैट नाउ सम कंडीशंस आर गिवन. a क्रॉस c इज इक्वल्स टू a क्रॉस b. a क्रॉस c इक्वल्स टू a क्रॉस b. यहाँ भी a क्रॉस दिख रहा है, यहाँ भी a क्रॉस. एक तरफ अगर आप ले लें तो आप जानते हैं कि आप इसको a क्रॉस c माइनस b इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं. इससे आपको ये पता चल गया कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स a इज पैरेलल टू c माइनस b वेक्टर, करेक्ट. अच्छा, मैं c वेक्टर को थोड़ी देर के लिए x कॉमा y कॉमा z, मतलब xi प्लस yj प्लस z के मान के चल रहा हूँ. तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं. अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके रिस्पेक्टिव ij के कोफिशिएंट्स को मैं प्रोपोर्शन में करके कंडीशन निकाल लूँगा. उसके अलावा a डॉट c मुझे -12 भी दे रखा है, तो a डॉट c कितना हो जाएगा बच्चों, 6x प्लस 9y प्लस 12z इज इक्वल्स टू -12. एक कंडीशन यहाँ से भी आएगी, या फिर 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू -4. ये भी आप लिख सकते हैं. और c का डॉट इसके साथ, मतलब x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 5. अरे भाई, एक इक्वेशन ये भी दे रखी है आपको, करेक्ट. अच्छा, और a इसके पैरेलल भी है, तो a मतलब 6, 9, 12 इज पैरेलल टू c माइनस b, मतलब x माइनस अल्फा y माइनस 11 z प्लस 2, करेक्ट. तो दैट मीन्स x माइनस अल्फा बाय 6 इज इक्वल्स टू y माइनस 11 बाय 9 इज इक्वल्स टू z प्लस 2 बाय 12. ये कर सकते हैं. और आप चाहें तो इसको इक्वेशन को इक्वेट कर लीजिए, राइट. इस इक्वेशन को जैसे ही आपने इक्वेट किया तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा y और z में. देखिए, हमने कर रखा है. इन दोनों को जैसे ही आपने इक्वेट किया तो आपको एक y और z में रिलेशन मिल गया, दैट इज
4y माइनस 3z इज इक्वल टू 50, राइट। एक इक्वेशन ये मिल गई। उसके अलावा हमारे पास ये दो रिलेशन, जैसे मैंने आपको बोला ये दोनों रिलेशन थे ही आपके पास, तो इन दोनों से भी मैं x को एलिमिनेट कर देता हूं, इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करूंगा पूरी इक्वेशन को और सबट्रैक्ट कर दूंगा, तो yz में एक रिलेशन और आ जाएगा। यही हमने यहां पर किया है, इन दोनों से हमने y और z में एक रिलेशन और निकाल लिया, जो कि हमारे सामने आ रहा है ये वाला रिलेशन 7y + 2z = -14। अब मैं क्या कर रहा हूं, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मैं y और z की वैल्यू सॉल्व कर रहा हूं। तो मैंने इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे -6z आ गया, और इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो +6z ऐड कर दिया, तो उससे मेरे पास z आ गया, y आ गया, और y आ गया तो फिर z भी आ गया, और y और z आ गया, y और z आ गया, तो यहाँ पर किसी भी एक इक्वेशन में y और z की वैल्यू रखकर x की वैल्यू तक भी मैं पहुंच जाऊंगा। जैसे ही मैंने x y z निकाला, c वेक्टर आ गया 23, 2, -14, और क्वेश्चन में आपको उसको 1, 1, वाले वेक्टर से डॉट करना है, डॉट करके आंसर तक पहुंच जाइए, आंसर कम्स आउट टू बी 11। सो बिट कैलकुलेटिव, न्यूमेरिकल टाइप में एक्सपेक्ट करते ही हैं, क्योंकि 10 में से 5 करने होते हैं तो कुछ लेंदी क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो लेंदी है पर सही से कंसेप्ट पकड़ के करेंगे तो हम इसको ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। ओके, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पीएनसी का एक और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर n फाइंड करना है सच दैट 3 की पावर n 66 फैक्टोरियल को डिवाइड करे। सो लार्जेस्ट नंबर, अब देखिए 3 तो डिवाइड करेगा ही, पर 9 भी कर सकता है, 9 की और भी पावर जितनी, मतलब कितनी, हम बेसिकली कंसेप्ट है कितनी 66 फैक्टोरियल में 3 की पावर्स आएंगी, जितनी 3 की पावर्स आएंगी उतना मैक्सिमम 3 की पावर से हम उसको डिवाइड कर पाएंगे। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है ये। 66 में 3 के कितने मल्टीपल्स हैं, 3 से डिवाइड करके ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेते हैं। 66 में फिर 9 के भी कुछ मल्टीपल्स होंगे बच्चों, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 66 के अंदर, उसके बाद 27 के भी कुछ मल्टीपल्स होंगे जिसमें एक्स्ट्रा 3 के फैक्टर्स आएंगे, और उसके बाद 81 के कोई मल्टीपल नहीं होंगे। तो ये अपन को सीधा सीधा फाइंड कर लेना है। तो 22 तो यहाँ हो गया, 9 7 63 हो गया, और 27 2 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया 31। तो इसका मतलब 3 की पावर 31 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n जिससे कि 66 फैक्टोरियल डिवाइड होगा। करेक्ट, 3 की पावर 31 इज द राइट आंसर। ओके, ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग सा था। ए एन एक टर्म दिया है, और क्वेश्चन में बोला है एन नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है, तो ए इज द ग्रेटेस्ट टर्म इन द सीक्वेंस। ए मतलब वो एन की वैल्यू फाइंड करनी है जब इस टर्म की वैल्यू सबसे बड़ी हो जाएगी। तो यार इस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अगर मैं एक इसी के फॉर्म में एफ एक्स फंक्शन कंसिडर कर लूं, दैट इज x³ अपॉन x की पावर 4 + 147, और इसका मोनोटोनिक नेचर चेक कर लूं कि कहाँ ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो उसके लिए मुझे ऑफकोर्स इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो कर लेंगे डेरिवेटिव, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका डेरिवेटिव हमने किया f' जो कि आ गया x⁴ + 147 का होल स्क्वायर, राइट। u/v रूल लगा देंगे, x⁴ + 147 इंटू 3x² माइनस x³ इंटू 4x³, राइट, इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहां से जैसे अब आप क्रिटिकल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली फाइंड करेंगे तो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा x इक्वल टू ±√21, करेक्ट। अच्छा, तो हमें ये पता चल गया। अच्छा, और ऑफ कोर्स x की वैल्यू में पॉजिटिव लेनी है, उसमें n जो था नेचुरल नंबर दे रखा है। तो जब मैं क्रिटिकल पॉइंट्स देखूंगा, इसका नेचर जब मैं देखूंगा f' का, तो मुझे यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि यहाँ x⁴ का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि पहले यहाँ डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, और x² क्योंकि था तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा। तो खैर मुझे तो 0 से आगे बात करनी है, तो जहाँ डेरिवेटिव पॉजिटिव है वहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग है, और फिर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है। √21 अप्रॉक्सीमेटली 4.5 के आसपास होगा, तो वैसे तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 4.5 पे आएगी, पर क्योंकि मुझे नेचुरल नंबर रखना है तो यहाँ पर 4 भी आएगा और यहाँ 5 भी आएगा। अब 4 और 5 पर फंक्शन पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और 4 से पहले और 5 के बाद फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू या तो 4 पे आएगी या 5 पे। अब वो जज करने के लिए हमें दोनों 4 भी रखना पड़ेगा और 5 भी रखना पड़ेगा फंक्शन में, तो हम वही कर रहे हैं। एक बार हम x को 4 रख रहे हैं,
तो 4 इसमें रख देंगे अगर आप, तो 4 का क्यूब अपॉन 4 की पावर 4 प्लस 147 करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 64/403 आता है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 0.158, और 5 रखकर सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली उसकी वैल्यू 0.167 आती है। तो ऑफकोर्स ये वाली वैल्यू इससे थोड़ी सी ज़्यादा है। सो द मैक्सिमम वैल्यू किस इंटीजर पर हमको मिल रही है, 5 पर मिल रही है। तो क्वेश्चन ने यही पूछा था कि a की वैल्यू निकालो जब वो ग्रेटेस्ट आएगा, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकम्स 5। ओके, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जेई मेंस टॉपिक जिसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। हर पेपर में मैंने आपको बोला ही है, रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, सेट्स एंड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। इसमें देखिए क्या पूछते हैं, ये भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ज़रूर आपने प्रैक्टिस किया होगा, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। लेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द 8 नंबर्स, ये टोटल 8 नंबर आपको दे रखे हैं, इनका मीन है 9 और इसका वेरिएंस है 9.25। ये भी दिया है कि x y से ज़्यादा है, तो फाइनली आपको 3x - 2y की वैल्यू निकालनी है। मीन आप जानते हैं, सम ऑफ ऑल द नंबर्स सिग्मा xi डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, दिस इज गिवन टू बी 9। तो सिग्मा xi सबको जोड़ देंगे, 9 8 72, तो यहाँ से आपको x + y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, वही हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाती है, x + y = 20। ऐसी वेरिएंस आप जानते हैं, वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा xi स्क्वायर बाय n माइनस मीन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेरिएंस जो होता है। तो उसमें हमने सबका पहले स्क्वायर करके डिवाइड बाय 9 कर दिया, मीन आपको दे रखा था, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, और उससे सॉल्व कर लिया, तो उससे आपको x स्क्वायर और y स्क्वायर में एक रिलेशन और मिल गया, राइट। अब एक इक्वेशन यहाँ और दूसरी इक्वेशन यहाँ से मैंने y की वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर दी और सॉल्व कर लिया। तो x मेरे पास आ जाता है 7 या 13, और रिस्पेक्टिवली x 7 था तो y 13 था, और y 7 था तो x 13 था। आपको उस क्वेश्चन में गिवन है x इज ग्रेटर देन y, तो आपको x को तो 13 कंसिडर करना है और y को 7 कंसिडर करना है। ये रिस्पेक्टिवली x और y की वैल्यूज आ गई। नाउ द क्वेश्चन हैज आस्क्ड यू 3x - 2y, so just put x 13 and y 7 in that and calculate it and get the answer 25. Okay. ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन का हम क्वेश्चन कर ही चुके हैं, पैराबोला कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन आ रहा है, अब ये है सर्कल से रिलेटेड। क्या है क्वेश्चन में, कंसीडर अ सर्कल दिस, एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, और इस सर्कल की एक लाइन में मिरर इमेज की वो बात कर रहा है। लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x - y + 1 = 0। ये लेट्स से C1 सर्कल है, तो इसका सेंटर आपको पता ही है, कितना सेंटर है इसका निकाल लेंगे, 2, 1 है, और इसका रेडियस जो होगा √g² + f² - c हो जाएगा। तो रेडियस विल कम आउट टू बी √α, करेक्ट। अच्छा, मिरर इमेज जब निकालेंगे तो इसका रेडियस जो है वो सेम ही रहने वाला है बच्चों। अच्छा, दूसरे वाले सर्कल का रेडियस क्या हम फाइंड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, √g² + f² - c से आ जाएगा। पहले तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका भी सेंटर जो C2 है वो कितना आ जाएगा भाई, f, g आ जाएगा, राइट। तो इसका रेडियस हो जाएगा f² + g² - 36/5, करेक्ट। और ये दोनों रेडियस, सबसे पहली बात पता है कि ये इक्वल होने चाहिए। अच्छा, उसके अलावा 2, 1 की एक लाइन में इमेज फाइंड करनी, इमेज का फॉर्मूला भी आप जानते हैं, तो यहाँ से हम डायरेक्टली f और g कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, x - x1, तो f - 2 अपॉन लाइन की इक्वेशन यहाँ पर 2 = g - 1 अपॉन -1 = -2 टाइम्स पॉइंट को लाइन में रख देंगे, तो 2 2 = 4, या 4 आ जाएगा, अपॉन g² + f² 5। यहाँ से डायरेक्ट f और g आ जाएगा, f और g आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ रखकर रेडियस आ जाएगा, और ये दोनों रेडियस सेम है क्योंकि इमेज लेने में रेडियस चेंज होता नहीं है। दैट्स व्हाट द कैलकुलेशन यू हैव टू डू। ये देखिए, यही हमने कर रखा है, पहले इमेज निकाल ली, वहाँ से मेरे पास इमेज से x और y की वैल्यूज़ आ गई। x और y मतलब सेंटर f और g मेरे पास आ गया, तो सेंटर मेरे पास आ गया था -6/5, 13/5, वो रिस्पेक्टिवली रेडियस दूसरे में रख दिया, और वही वैल्यू दूसरे वाले जो पहला वाला सर्कल था रेडियस √α उसके इक्वेट कर दी। तो यहाँ से डायरेक्टली अल्फा मेरे पास आ जाता है 1, अल्फा 1 आ गया, तो रेडियस √α था, तो रेडियस की वैल्यू भी 1 ही हो गई, और क्वेश्चन में अल्फा + r पूछा था, सो द आंसर कम्स आउट टू बी 2, करेक्ट। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो आपको करनी है, और कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, रेडियस चेंज नहीं होगा, और एक सेंटर की इमेज लाइन में जो है वो वाला फॉर्मूला लगा के दूसरे कोऑर्डिनेट्स, दूसरे सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे हम, ओके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रल कैसे फाइंड करना है, प्रॉपर्टी से बेस्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा। लेट्स सी क्या पूछा है क्वेश्चन में। आपको फाइंड करना है इंटीग्रल
2 बाय पाई तो चलो बाहर कांस्टेंट है, फ्रॉम पाई बाय 6 टू 5 पाई बाय 6, 8 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोसिकेंट x माइनस 5 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट x, करेक्ट। तो अगर आप कोसिकेंट x का ग्राफ देखें, कोसिकेंट x का ग्राफ, तो कोसिकेंट x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, राइट, 0 से पाई बाय 2 के बीच में, 0 से सॉरी पाई के बीच में, और इस ग्राफ में हमें x की वैल्यू को रखना है पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 के बीच में। तो पाई बाय 6 ये रहा से 5 पाई बाय 6 के बीच में अगर आपको ग्राफ को रखना है तो पाई बाय 6 और 5 बाय 6 पे तो वैल्यू 2 हो जाएगी, और यहाँ पर बीच में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी, करेक्ट। ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है हमें कैलकुलेट करना था। तो हम देखिए ये जानते हैं कि पाई बाय 6 के आगे फंक्शन की जो वैल्यू है वो 2 से कम है, राइट, और मिनिमम वैल्यू 1 जा रही है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू अगर 2 से 1 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। इनफैक्ट पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 तक पूरे इंटरवल में इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, 1 ही आएगी। तो सीधा सीधा मैं इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ और मैं उसको सीधा इंटीग्रेट कर सकता हूँ। देखिए यही किया गया है, पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोसिकेंट x इज डायरेक्टली 1, सीधा इंटीग्रेट करिए तो 5 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, करेक्ट। अच्छा, दूसरा अब हम आ जाते हैं कॉट x के इंटीग्रल के ऊपर, जो कि है इंटरवल पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6। क्या करना है आपको, इंटीग्रल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट x dx सॉल्व करना है। 5 वाइव सब कांस्टेंट है वो अपन कर लेंगे, पहले ये इंटीग्रल सॉल्व कर लेते हैं। पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6, अगर मैं इसमें बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 5 किंग जिसे हम कहते हैं वो यूज करूं, अगर मैं इसमें x को इसे i मान लेता हूं, x को अगर मैं a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करूं दैट इज पाई माइनस एक्स, इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होती, इट रिमेन्स पाई बाय 6 टू 5 पाई बाय 6। हाँ, बट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट पाई माइनस एक्स बिकम्स माइनस कॉट एक्स। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो 2 टाइम्स ऑफ i बिकम्स पाई बाय 6 टू 5 पाई बाय 6। और आई थिंक आपको ये प्रॉपर्टी याद होगी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स जो होता है या तो 0 होता है या -1, 0 इंटीजर पे और -1 नॉन इंटीजर पर। देखिए अगर ये 0 हो गया इन दोनों का सम तो कोई मतलब ही नहीं इंटीग्रल 0, तो उसको वो तो कुछ पॉइंट्स पर ही होगा, एक लाइन होगा जिसका एरिया तो कुछ आता नहीं है, तो उसको तो निगलेक्ट कर देते हैं। तो इन दोनों का सम हमेशा कितना हो जाएगा बेटा, -1 हो जाएगा dx के साथ। तो हम इसका इंटीग्रल भी सॉल्व कर लेंगे 2 से डिवाइड करके, तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको यहाँ प्लेस कर देंगे। बस अब आपको इन दोनों की वैल्यूज को सॉल्व करके रिस्पेक्टिवली उस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, और जैसे ही आप इनकी वैल्यूज को रिस्पेक्टिवली सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे आपको आंसर कितना मिल जाएगा बच्चों, 14। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपको मिलेगा 14। ओके, आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।